अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। अमेरिका और ईरान के हवाले से अगले 24 घंटे इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। कतर में मौजूद जो अड्डा है, हवाई अड्डा अल अदीद, उसमें कल गैर मामूली परवाज़ें देखने में आई और ये भी बताया गया कि कतर में जो एयरबेस है अमेरिका का, उसे एक खुसूसी हैसियत भी हासिल है। और वजह यह है कि ईरान की सरहद से 200 किलोमीटर पर ये एयरबेस वाक़ है, जिस पर कल गैर मामूली परवाज़ें भी देखने में आई हैं। और अब सवाल ये है कि वहाँ अमेरिका का B-25 लॉन्ग रेंज जेट भी मौजूद है, जिससे पहले भी ईरान पे हमला किया गया था। और वाज़े तौर पे अब ईरान की जानिब से भी कह दिया गया है कि अगर ईरान पे किसी भी किस्म का कोई हमला होता है तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। कतर क्योंकि एक अरब कंट्री है और वहाँ पे हवाई अड्डा मौजूद है अमेरिका का, और अब ये बताया जा रहा है कि माइट बी पॉसिबल उस हवाई अड्डे से जो है वो ईरान पे अटैक किया जा सकता है। बल्कि कोई भी अरब ममालिक ये नहीं चाहता कि उसका बिलखुसूस हवाई अड्डा जो है वो इस्तेमाल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है एक्स पे। उन्होंने मुजाहिरीन को पम्प भी किया, उकसाया भी और कहा कि वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने इदारों पे कब्ज़ा करें और जिन लोगों ने आप पे तशद्दुद किया है, अब्यूज़ किया है, उनका नाम याद रखें। फिर साथ ही उन्होंने एक पैगाम ये भी दिया कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। अब सवाल ये है कि अमेरिका जो है वो मदद की बात कर रहा है। मदद किस तरह की होगी? आया ईरान पे अटैक किया जाएगा और फिर उसके बाद इसराइल की पॉलिसी कितनी सख्त हो सकती है ईरान के हवाले से? क्योंकि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान भी इससे अफेक्ट होगा। पाकिस्तान का जो बयान है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका मुकम्मल तौर पर तैयार है कि वो ईरान पे हमला कर सके, और क्या आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि ईरान में रिजीम चेंज जो है वो आ सकता है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद है मुनव्वर हुसैन साहब और इनके हमरा हैं ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और इश्तियाक हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। मुनव्वर हुसैन साहब भी एक्सपर्ट हैं इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं इश्तियाक हमदानी साहब का। ये बताइएगा इश्तियाक साहब कि अमेरिका जो है वो अब इस जंग में कूद चुका है। इससे पहले हमने वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो देखा, और अब इस तरह की इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि कतर में जो हवाई अड्डा है अमेरिका का, उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि ईरान पे अटैक किया जा सके। ऑल्दो कोई भी अरब ममालिक ये नहीं चाहता कि उसका हवाई अड्डा इस्तेमाल हो जब ईरान पे हमला हो। इस पे क्या कहेंगे? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई भी अरब ममालिक नहीं चाहता। लेकिन अगर हम माजी पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें फ़लस्तीन के अंदर अरबों की खामोशी बाकायदा तौर पे नज़र आती है। और जो ईरान का और कतर की जो टेंशन हुई थी पिछले साल, वो भी उसके बाद यकीनन अरब ममालिक ये समझते हैं कि वो भी इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, यकीनन कल जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ट्रंप ने कहा कि जो है मदद जो है वो आपको बहुत करीब है, और उनने मुजाहिरीन को उकसाया। तो यकीनी तौर पे अभी ट्रंप खुल के वो खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन से पहले पहले ये ऐसी सूरत हाल बनानी है कि जिसके अंदर वो अमेरिका की जो पोजीशन है उसको मजबूत कर सके। अगर हम इसको दूसरे नज़र से देखें तो ये बाकायदा तौर पे एक वो अपनी खफगी जो है मिटाने वाली बात है जो पिछले साल उनके साथ हुआ है। अब इस सूरत हाल में ईरान के अंदर जो मुजाहिरीन की तादाद है, या उसमें अगर बात करने से हट के इसका अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो यकीनी तौर पे वो अटैक जो है वो अवाम भी उसकी ईरान के ऊपर की मुतासर होगी। और इसके साथ साथ ईरान के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम इसलिए है कि उसको दाखिली और खारजी दोनों सतह पे एक मज़ामत का सामना है। लेकिन अगर हम देखें पिछले 4 दहाइयों से ईरान मुसलसल एक उस जंग की हालत में है। ईरान मुसलसल पहले इसराइल के साथ जंग हुई और अब अमेरिका जो है वो बराह रास्त इसमें कूद रहा है। जी जी। तो लेकिन हम देखते हैं कि ईरान इससे पहले भी वो झुका नहीं है, और इस वक्त भी ईरान की जो पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि अगले 2 दिन बड़े पीक के हैं। अगर ईरान ये 2 दिन गुजार गया तो ईरान आगे अमेरिका को या इसराइल को
टफ टाइम दे सकता है। लेकिन आज ईरान ने जो यूनाइटेड नेशन से भी कहा है कि जो इसराइल और अमेरिका का ईरान दुश्मनी का जो ये एक पॉलिसी है, इसके ऊपर वो नोटिस ले। लेकिन आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने क्या नोटिस लेना है, और खासकर ट्रंप ने जिस तरह वेनेजुएला के साथ किया है, ठीक है। उसके बाद तो बिल्कुल आप वो समझता है कि वो पूरी दुनिया उसके हाथ में है। ठीक है, मुनव्वर हुसैन साहब का रुख करेंगे। मुनव्वर साहब, क्या समझते हैं आप कि अल अदीद एयरबेस के हवाले से बात हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि ये अमेरिकन एयरबेस है और सबसे बड़ा हवाई अड्डा यहाँ पे मौजूद है अरब ममालिक में। ऑल्दो सऊदीया में भी इस तरह के अड्डे मौजूद है अमेरिका के, लेकिन कतर को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। और इसकी ख़ास वजह ये भी बताई गई है कि 200 किलोमीटर के बाद ईरानी सरहद जो है वो शुरू हो जाती है और किसी भी तैयारी के लिए ये फासला कोई खासा बड़ा नहीं है। और वहाँ पे अमेरिका की B-25 तैयारा भी मौजूद है, जिससे पहले भी ईरान पे हमला किया गया था अमेरिका की जानिब से। तो क्या कतर की सरजमीन इस्तेमाल हो सकती है ईरान के खिलाफ? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया। कतर ने भी, सऊदी अरब ने भी, ओमान ने भी, इन ममालिक ने मैसेज कन्वे किया है ईरान को कि वो अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आज अमेरिका की फोर्सेस के अंदर रिडक्शन भी हुई है, बिल्कुल कमी वाकया हुई है। इस अल उदैद बैस से कुछ अमेरिकन फोर्सेस को ले जाया गया है वापस अमेरिका। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं नहीं समझता कि इस वक्त अमेरिका हमला करेगा ईरान के ऊपर, बिकॉज जो उनके सामने ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस के अंदर साइबर अटैक है, उस ऑप्शन के अंदर ईरान की सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा करना है, उस ऑप्शन में ईरान पे सैंक्शंस मजीद सख्त करना है और ईरान के साथ डायलॉग करना है। खुद जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस साहब, उन्होंने भी ये मशवरा दिया है कि हमें नेगोशिएशंस को, डिप्लोमेसी को रास्ता देना चाहिए। हाँ, अमेरिका हमला कर सकता था अगर कतर, ओमान, सऊदी अरब, इजिप्ट, तुर्की, पाकिस्तान ये राजी होते। खुद इजराइल से आज स्टेटमेंट आई है जिसमें ये वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि अच्छा मुनव्वर साहब, बहरी जहाजों का भी जिक्र हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि समंदर के थ्रू ईरान पे अटैक किया जा सकता है। इस पे जरा तजिया दीजिएगा। हाँ, ये खदशा है कि सब मेरीन से हमला कर ले, लेकिन उसके लिए ईरान ऑलरेडी तैयार है। इस वक्त गल्फ के अंदर ईरान अपने आप को उसने मुस्तैद भी रखा हुआ है और साथ में मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। और फिर चाइना और रशिया ने भी वार्न कर दिया है। खुद अमेरिका में इस वक्त लाखों लोग मुजाहरा कर रहे हैं, जलाओ घेराव सिलसिला चल रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप से रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं। तो लिहाजा ये वो अवामिल हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो फजा है वो अमेरिका के लिए किसी भी लिहाज से फेवरेबल है। अलबत्ता जिस तरह अरब स्प्रिंग आई थी, और अरब स्प्रिंग इसलिए आई थी कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी और उसमें थर्ड पार्टी को अंदर दाखिल करके अरब स्प्रिंग को हवा दी गई थी। यही काम इस वक्त ईरान के हवाले से किया जाना था, करने की कोशिश भी थी कुर्दों से, बलोचों से, और जो जिद्दे इनकलाब हैं और वो नौजवान जो कि वेस्ट के प्रोपेगेंडा के तले आ गए हैं। बिकॉज ये मैं तस्लीम करना होगा कि मुख्तलिफ चेस बोर्ड्स में गो के चाइना आगे है, लेकिन अब भी जो माइंड मेकिंग है सोशल मीडिया के थ्रू, उसका अमेरिका का पावर, उस पावर का कोई सानी नहीं है। और वैसे भी जब आप पावर को डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं वंस कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर्स। लेकिन मुनव्वर साहब, जो ये कहा गया है कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, तो फिर अगर फौजी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या रिजीम चेंज के हवाले से सोचा जा सकता है आने वाले वक्तों में? नहीं, देखें ये रिजीम चेंज ईरान के मामले में बहुत मुश्किल है। रिजीम चेंज के बारे में मुख्तलिफ एनालिस्ट ये बात कह चुके हैं बारहा कि एक तो बूट्स ऑन ग्राउंड्स आने चाहिए, और बूट्स ऑन ग्राउंड्स इस सिचुएशन में नहीं आ सकते। हर ईरानी फर्द उठ के उनको मारेगा। दूसरी बात यह है कि कर्नल डगलस का ये कहना है, और ये एक बार नहीं, उन्होंने हजारों बार कहा है कि ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक दिन में बिल्कुल फ्लैट कर सकता है इजराइल को। ये अलग बात है कि ईरान रेस्ट एंड शो कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इजराइल को भी पता है, अमेरिका को भी ईरानियन कैपेबिलिटी का पता है। और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर अगर वो कंट्रोल कर लेते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं और वहां से होसी रेड सी में कार्रवाइयां करते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्या असरात होंगे। तो मैं इस वक्त नहीं समझता, गो के इस वक्त जो ऑर्डर है इंटरनेशनल, वो फिलहाल डीरेल हो गया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुकम्मल डिसऑर्डर में तब्दील हो गया है, लेकिन कम से कम रेस्टोरेंट की
फेज में है और वो क्रेडिट जाता है चाइना और रशिया को। अदरवाइज अगर वो रेस्टेंट शो न करें, जिस तरह से मिसाल के तौर पे चाइनीज का कहना है ठीक कि है। वो 2030 तक जंग में नहीं उतरेंगे, अगर वो जंग में नहीं उतरेंगे और यही वो इत्मीनान है अमेरिकन को, इसी वजह से वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को भी उचक ठीक लेते है। हैं, ग्रीनलैंड और पनामा की भी बात करते हैं और ईरान को भी धमकियां देते हैं। उन्हें पता है चाइना दाखिल नहीं होगा। बिल्कुल लेकिन ठीक है। सवाल ये है कि जी, जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ, सवाल ये ब्रिगेडियर है- साहब का रुख करते हैं। चलें ठीक है, करें सवाल जी मुनव्वर साहब। और मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ मैं आखिरी ये सिर्फ एक जुमला कह दूं कि सवाल ये है कि अगर चाइना का मुकम्मल तौर पे घेराव हो गया और जहां जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, सोमालिया, सूडान, ईरान, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड, तो फिर मेरा ख्याल है चाइना कभी भी नहीं उठ पाएगा। फिर नेक्स्ट बारी जापान की है जो चाइना को जो है वो टीज करेगा। बिल्कुल ठीक है, ब्रिगेडियर साहब का रुख करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका की जानिब से ये कह दिया गया है कि मदद ईरान पहुंच रही है, और फिर ये भी कहा गया है कि ईरान में जो मुकीम अमेरिकन हैं वो इनकला करें, किसी सेफ जगह पे चले जाएं या फिर अमेरिका वापस आ जाए। इससे तो वाज़ेह तौर पे ये साबित होता दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्तों में गालिबन 24 घंटे या 48 घंटे में जो है वो ईरान अमेरिका अटैक कर सकता है ईरान पे। इस हवाले से क्या तज्जिया देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अटैक कर सकता है। मेरी इसमें एनालिसिस मुख्तलिफ है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका खुद इंटरनली अपने चूंकि वेनेजुएला और इस जो इनकी पॉलिसी इमिग्रेशन है, इस पे अवाम जो है सड़कों पे है, तो उनकी इंटरनल सिचुएशन इतनी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि कतर के साथ जो मुल्का हमारे मुल्क हैं, अरब ममालिक हैं, बहरीन है, ओमान है या सऊदी अरब है, तो ये भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और उन्होंने स्टेटमेंट भी दी हैं। और आज कतर के अमीर की टेलीफोन पे डिस्कशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये इसका सबूत है। अंदर क्या बात हुई होगी वो तो वही समझते हैं, लेकिन इस टाइम पे ये जो बातें करना या डिस्कशन होना एट हाई लेवल, इट मीन्स समथिंग। नंबर थ्री ये है कि अमेरिका जब तक रूट्स ऑन ग्राउंड या बूट ऑन ग्राउंड ना हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एयर अटैक से या साइबर वार से कुछ नहीं मिलना। साइबर वॉर हो गया या बहरिया के थ्रू हो गया, और इससे पहले भी हमने देखा था कि B-25 का भी इस्तेमाल किया गया था और ईरान पे हमला किया गया था। जी, लेकिन इनका वो असर नहीं रहता, इससे मुल्क फतह नहीं होता, इससे हुकूमत चेंज नहीं होती, रिजीम चेंज नहीं होता। इससे ये कि आप एक किस्म का वो अपनी खलश तो दूर कर सकते हैं, आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, लेकिन ऑन द होल यू कांट यानी कैप्चर द कंट्री। अब मसला ये है कि मेरिन के थ्रू अगर आते हैं या शिप्स उनके आ जाते हैं, तो ये तो मिसाइल अटैक के जिद में होंगे, और मिसाइल में तो हमें इस खित्ते में ईरान जो है वो सबसे आगे है। यानी 200 से लेके 5000 मिसाइल वन डे पे वो फायर कर सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं, और ये बात बिल्कुल ठीक नहीं, वो तो मिसाइल फायर कर सकता है, लेकिन दूसरी जानिब इजराइल भी है, तो इजराइल के पास भी वो कैपेसिटी है कि वो ईरान पे हमला कर सके। ईरान पे पहले भी सोचा था हमला करने का और उन्होंने किया भी, लेकिन इस तरह से नहीं कर सकता। अब जो सिचुएशन है, जैसे ही इन्होंने रिटेलिएट किया था लास्ट ईयर, तो ईरान ने तो उसके बाद खामोशी छा गई, क्योंकि इनको पता चल गया कि तल अवीव और ये रफा और ये इनके जो हैं वो इतने दूर नहीं है तेहरान से। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आप इस तरह से अटैक करने का फायदा कोई नहीं है जब तक आप फुल फ्लेज वार नहीं करते। इस तरह से तो आप अपना नुकसान ही करेंगे। अच्छा सर, क्योंकि आप दिफाई तज्जियाकार हैं, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि ये बताया जा रहा है कि ईरान में जो मुजाहिरीन है उसे इसराइल ने भेजा है या इसराइल की बैक हासिल है। अगर इसराइल के मुजाहिरीन ईरान में मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री है। देखें, हर जगह पे ये कल्प्रिट्स होते हैं जिनका ना कोई दीन है ना ईमान है। इसको हम शर पसंद भी कहते हैं
और ये जो है टेरिटोरियल वो खिलाफी भी करते हैं। अब इनमें से आप ये देखें कि पिछले 40 साल से चूंकि यहाँ पक्का इस्लामी निजाम है, तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ थे, मे बी 1% या 2%, उनके माइंड ऑलरेडी क्लियर थे कि जी हम इनको नहीं मानते। उनको उन्होंने जिसे आप कहते हैं रिफर्बिश किया है, यानी उनको उन्होंने दाने डाले हैं। अब जब दाना उनको पड़ा है, उनको पैसे भी दिए हैं, उनको सपोर्ट भी की है, तो वो आ गए। जब वो आए तो आपने खुद कल और परसों जो आपने जलसे देखे हैं हुकूमत के, यानी कि वो आपके सामने है कि हुकूमत ने जो हुकूमत के हक में जो जलसे हुए, ठीक है, वो सबसे बड़े थे। तो ये लोग अभी उसके बाद खामोश हो गए। इनको अभी चूंकि ये फेस ऐसा आ गया है कि ईरानी गवर्नमेंट अब इनको चुन चुन के जो है वो ढूंढ रही है कि कहां कहां है ये, और उनको अपने उस पे ले आए, सो दैट ये, मुझे इतना नहीं पता है कि ये अब आइंदा नहीं आएंगे। इतना कुछ इनके खिलाफ अभी एक्सप्लोर किया है ईरानी गवर्नमेंट ने कि ये नहीं आएंगे, और कोई जवाब फिर इसराइल और अमेरिका के पास होगा नहीं। अब इन्होंने 2 दिन में देख लिया, इन दोनों ने देख लिया कि ये हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हम अगर इनको इंटेंशनली हम अटैक करेंगे तो इनकी सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाएगी। और आपको पता है इस वक्त इकोनॉमी इज प्रायोरिटी फॉर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन अमेरिका। तो वो अननेसेसरी इस तरह से विदाउट एनी वो किसी के अंदर में इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी मुल्क के अंदर। ठीक है, हमदानी साहब से ये जानेंगे, हमदानी साहब क्या समझते हैं आप ईरान को स्टडी करने के बाद और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, क्या ईरान में रिजीम चेंज मुमकिन है? और अगर इसराइल के मुजाहिरीन इस वक्त ईरान में मौजूद हैं तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो क्योंकि ईरान से लगता है, तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसी भी वाज़ेह होनी चाहिए। अगर वहाँ पे इसराइली मुजाहिरीन मौजूद हैं तो पाकिस्तान के लिए भी ये एक लम्हा फ़िक्रिया है या सोचने वाली बात है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ तो आप अगर देखें किसी न किसी सूरत में वो इस तरह की सूरत हाल पैदा करते रहे कि जिसकी वजह से मुल्क में इंतशार हो, गैर सियासी माहौल हो, अमन व अमान के मसाइल पैदा हों, ये तो वो करते आए हैं। और ज़ाहिर है ईरान के बाद तो अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा मामला होता है तो पाकिस्तान के लिए उनको खुल के करने का मौका मिल जाएगा। तो अभी जो रिजम चेंज की ईरान के अंदर है, चूंकि हमारा पाकिस्तान और ईरान का जो सिस्टम है उसके अंदर रहते हुए अगर हम देखें तो रिजम चेंज इतना आसानी से नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि वहाँ पे हुकूमत हुआ वो जितनी भी वो फिगर है वो सारे एक पेज पे हैं। तो उस वजह से ये है कि जितने लोग जो उसको गैर मजहबी उनको आप कह सकते हैं या जो सेकुलर कह सकते हैं या जो गैर मुल्की जो एजेंट जिनको आप कह सकते हैं, उनकी ये एक चीज तो पैदा हुई है कि उन्होंने टेंशन बनाई है, उसको पैदा किया है। लेकिन शायद जो अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कता कलामी की माजरत चाहूंगी, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुजाहिरीन को उकसाया जा रहा है, पंप किया जा रहा है और हिदायत दी जा रही है एक्स के थ्रू कि आप इदारों पे कब्जा कर लें, उन पे हमला कर लें, और जो लोग आप पे हमला आवर हैं, जो आपको अब्यूज कर रहे हैं, उनका नाम याद रखें, उन पे सख्त एक्शन किया जाएगा। बिल्कुल, उन्होंने फौज को भी इसके शाह के जो फरजांदे हैं इन्होंने फौज को भी कहा है ईरान की फौज जो है वो हुकूमत से अलग हो जाए, उन्होंने भी इस हवाले से बयान दिया है। तो ये अमेरिका का एक प्रॉक्सी ये वार है और इसने सोशल मीडिया के जरिए आप देखें जैसे उन्होंने उनको इंटरनेट बंद था तो इंटरनेट की सर्विस दे दी। तो जो मतलब ये कि इन्होंने पूरी कोशिश ये करनी है कि ईरानी अवाम जो है ये समझ सके कि अभी तब्दीली आनी है। ये तब्दीली का है वो जो अरब स्प्रिंग से शुरू होने वाला ये एक बहाना समझ लें या बयानिया समझ लें, मैं तो उसको फितना कहूँगा। ये फितना मुसलसल हर साल उभरता है। आप अगर 3-4 साल पीछे चले जाएं तो ये कजाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने इस तरह की कोशिश की, वहाँ ये नाकाम हुए तो इनके आज यूक्रेन लग गया। अब यूक्रेन चूंकि बिल्कुल एंड की तरफ गया है तो ये इन्होंने अभी ईरान को ढूंढ लिया, तो ईरान के बाद ज़ाहिर है इनका कोई और ये भी कहा गया था अमेरिका की जानिब से कि अगर मुजाहिरीन को हलाक किया गया तो अमेरिका इस पर सख्त एक्शन लेगा। और अब ईरान की तरफ से ये खबर भी आ रही है कि गालिबन कोई लड़का है जो मुजाहिरे में शामिल था, अब उसे फांसी की सजा भी सुना दी गई है। नहीं, काफी सारे लोगों को तो फांसी की सजा के हवाले से बताया जा रहा है कुछ, लेकिन
कि उनको जो एजेंट उन्होंने पकड़े हैं जो मुख्तलिफ इसराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, तो अगर उनको फांसी देते हैं तो वो तो एक कानूनी अमल है मेरा ख्याल है। लेकिन ये जो अमेरिका की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें, उन पे स्टेट फायर करे और इनको एक मौका मिल जाए, बहाना मिल जाए, ये ईरान के अंदर जाके कार्रवाई कर सकें। क्योंकि वेनेजुएला के मामले में बहुत सारे ममालिक ने खामोशी इख्तियार की और उसके बाद ये बहुत तेजी के साथ आगे ईरान की तरफ जा रहे ये हैं। तो एक मुल्क पे हमला था, जैसे डायरेक्ट ब्रिगेडियर सदर साहब को ने- गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त वो अमेरिका में मुकीम है। जी ठीक है, मुनव्वर साहब आपसे ये जानेंगे कि एक खबर के मुताबिक ये भी कुछ ज़राए ने कुछ इतलात ऐसी भी दी है कि रज़ा पहलवी से गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है अमेरिका के चंद मुशीर की, और रिजीम चेंज के हवाले से जो है ये बातचीत हुई है। तो अमेरिका ईरान में अपना इंटरेस्ट तो शो कर रहा है, लेकिन शाह ऑफ ईरान के बेटे से बातचीत होना, रिजीम चेंज के हवाले से डिस्कशन करना, क्या ये वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रहा कि अमेरिका ईरान में अब रिजीम चेंज चाह रहा है? देखिए, अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। पहली बात यह कि अमेरिका इस वक्त डिक्लाइनिंग मोड के अंदर है। $6 बिलियन योमिया अमेरिका पे कर्ज बढ़ रहा है। दूसरी बात ये आपको बताता चलूं कि अमेरिका इस वक्त डायलेमा में है, जिसको हम क्राइसिस सिचुएशन कहते हैं। क्राइसिस कहते हैं जहां पे एलिमेंट ऑफ थ्रेट, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट टाइम टू रिस्पॉन्स होता है। जब मैं कहता हूं एलिमेंट ऑफ थ्रेट, तो राइजिंग जो पावर्स है, सेंटर्स जो हैं, वो अमेरिका अपने लिए, अपनी अजारादारी के लिए, अपनी से के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थ्रेट समझता है। और यही वजह है कि अमेरिका के बर्ताव में 3 एलिमेंट्स बड़े वाजे हैं, जिसको मैं 3R फिनोमेना कहता हूं जी, कि रिएक्टिव हैं, रिपल्सिव हैं, रिप्रेसिव हैं। ये तीनों एलिमेंट्स आपको नजर आते हैं। दूसरा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, बिकॉज जो उन्होंने प्लान किया, मिसाल के तौर पे वेनेजुएला के मामले में प्लान किया, मोदोरो को उन्होंने अगवा किया, लेकिन इस वक्त सिस्टम वेनेजुएला के अंदर इंटैक्ट है, बल्कि उसका रिएक्शन आपको बाकी कोलंबिया में, क्यूबा में, अर्जेंटीना के अंदर, ब्राजील के अंदर बड़ा वाज़े नजर आ रहा है। जी, दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को धमकियां लगाई, लेकिन ईरान ने सस्टेन कर लिया। और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे, वहां पे एलिमेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई हो गए और सेकंड फेज के अंदर दाखिल हो गए। तो मैं समझता हूं कि ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी है कि जो उन्होंने साइबर अटैक किया स्टारलिंक के जरिए से, वो भी नाकाम रहा। ईरान को डराया, वो भी नाकाम रहा। उनके जो पुराने इत्तेहादी हैं, जिस तरह सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, यूएई को तो छोड़ के अलबत्ता तुर्की है, पाकिस्तान है, वो भी इससे राजी नहीं है। और आखिरी जो है शॉर्ट टाइम टू रिस्पॉन्स, के अमेरिका को ये लगता है कि उसके पास बहुत कलील वक्त है। 2030 सर पे खड़ा है, इससे पहले कि चाइना अपने मिलिट्री मसल्स की यूटिलाइजेशन करे एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूएस चाइनीज फॉरेन पॉलिसी, उससे पहले कुछ इस तरह के इकदाम किए जाएं जहां पे एनर्जी चोक्स और सप्लाईज जो हैं उसको अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। तो मुझे लगता है कि वो टाइम स्लिप कर रहा है और इसी वजह से मैं कहता हूं अमेरिका क्राइसिस में है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां तक थ्रेट का मामला है, वहां प्रेसिडेंट ट्रंप को, जी सर कंप्लीट करें। प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी लाइफ का भी थ्रेट है। चार्ली क्रिक जो है वो भी टारगेट हुए और वो एक मैसेज था। और उसके साथ साथ जब वो ये हनुका सेलिब्रेशन व्हाइट हाउस में ये कहते हैं कि आई एम द फर्स्ट अमेरिकन जूइश प्रेसिडेंट, तो यहूदी फकत वो यहूदी होता है जिसका माँ और बाप यहूदी हो, कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम या हिंदू यहूदी नहीं हो सकता। कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो डरे में ब्लैकमेल है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक बयान जो सामने आता है एक्स पे डोनाल्ड ट्रंप का, और इस वक्त वो सदर भी हैं, एक बड़े ओहदे पर भी फाइज हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन पे तशद्दुद किया या उन्हें हलाक किया, फांसी दी, तो अमेरिका सख्त एक्शन लेगा। जबकि इस बयान के बाद ईरान का भी वाज़ेह पैगाम आ गया है कि जो मुजाहिरीन शामिल थे मुजाहरे में, उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। उसमें कई नौजवान भी शामिल हैं, और अगर ईरान इन नौजवानों को फांसी दे देता है तो फिर अमेरिका का भी रिएक्शन आना बनता है। अमेरिका का रिएक्शन भले आता रहे, अमेरिका का क्या रिएक्शन था जो फलस्तीन और कश्मीर के ऊपर जो कुछ हुआ है, तो सारी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशंस होती रही। वो तो सबको पता है कि अमेरिका का जहां फायदा होता है वो वहीं एक्शन भी करता है और रिएक्शन भी देता है।
बीबी अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका ने कुछ करना होता तो अब तक कर गुजरता। उसे पता है कि इसका फायर बैक कितना सख्त होगा, और मैंने उसका पहले ही आपको बताया कि इजराइल फिर फ्लैट हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पहला दौर था उसमें भी और आज भी उनकी पॉलिसीज में कंट्राडिक्शन है। पहले भी उन्होंने ईरान पे कहा था हम 52 प्लेसेस को टारगेट करेंगे, और अगले 4 दिनों के बाद उन्होंने बातचीत की ऑफर दे दी थी। इस दफा भी जब पिछली दफा वो आए तो उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और ईरान को उड़ा के रख देंगे, और जैसे ही ईरान ने उसको रिटेलिएट किया तो उसके बाद वो कहते हैं आए बातचीत पे हम बैठ जाते हैं और हम सीज फायर की तरफ जाते हैं। तो कहने का मकसद मैं लेकिन आपको अब ये उनका बता रहा हूँ कि हालिया बयान उनका ये आया है कि हम किसी भी ईरानी ऑफिशियल से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो गए हैं। ये इनका बाबा हालिया वो दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया की भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है, वो कोई मीडिया के ऊपर तो नहीं होती ना। आपके जो डिक्लेयर्ड एडवर्सरी होता है उसमें आप एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते। आपको मालूम है ईरान और अमेरिका की एक स्पेसिफिक कोऑपरेशन थी अफगानिस्तान पे, इराक पे, बाकी मामलात पे। तो मैं नहीं समझता कि इसमें भी बातचीत नहीं होगी, और मेरा ख्याल है ईरानियों ने ऑफर दी है, उसी ट्रैक टू चैनल से हो रही है बातचीत, जिसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो खुसूसी एलची हैं विटकॉफ, वो बातचीत में इन्वॉल्व हैं। टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं जो इस वक्त ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और विटकॉफ के दरमियान में वो बातचीत चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन साहब, और इनके हमरा थे ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इश्तियाक हमदानी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।